हेलो बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोरा क्लास 11th सिविक्स की क्लास में नागरिक शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो से हम लोग सिविक्स का खंड का थर्ड चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन इसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने जाना कि मताधिकार का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मताधिकार संबंधी सिद्धांत कौन कौन से हैं, मताधिकार के प्रकार यानी सीमित मताधिकार, वयस्क मताधिकार, पक्ष विपक्ष में तर्क, स्त्री मताधिकार प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर हमने जाना प्रतिनिधित्व क्या है। दो प्रकार का प्रतिनिधित्व होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बारे में हमने जाना। प्रतिनिधित्व के प्रकार और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत हम पढ़ चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिनिधित्व की प्रणालियां। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। बच्चों, प्रजातंत्र की परिभाषा भी मैं हमेशा बताती हूँ। प्रजातंत्र या जिसे जनतंत्र या लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रजा यानी जनता, तंत्र मतलब शासन प्रणाली, यानी जहाँ जनता के द्वारा शासन किया जाता है। किसके लिए? जनता के लिए। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा जनता के लिए जहाँ शासन होता है उसे हम प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि यानी हम जिसका चुनाव करते हैं, हमारे प्रतिनिधि हो जाते हैं। वो हमारे लिए शासन करते हैं। इन प्रतिनिधियों का चुनाव करने की प्रणाली को ही प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहते हैं। प्रतिनिधित्व की प्रमुख प्रकार या प्रणालियां निम्नलिखित हैं। पहला है बहुमत प्रणाली। ये सबसे कॉमन है बच्चों, विश्व के अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई जाती है। बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इस प्रणाली द्वारा विश्व की संपूर्ण विधायिकाओं के लोकप्रिय सदनों का निर्वाचन किया जाता है। भारत में भी इसी प्रणाली के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस प्रणाली में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी हम जितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है उससे एक ही सदस्य चुना जाएगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक क्षेत्र से एक से अधिक व्यक्तियों का चुनाव नहीं होगा। संपूर्ण देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों का कैसे आधार माना जाएगा बच्चों? परिसीमन यानी सीमा कैसे निर्धारित की जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक एक क्षेत्र है? तो जनसंख्या के आधार पर उसका परिसीमन किया जाता है। जैसे मान लिया जाता है कि 50,000 पर एक व्यक्ति, तो इस तरह जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करके निर्वाचन क्षेत्रों में देश को विभक्त कर दिया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि का ही निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन के लिए अनेक प्रत्याशी चुनाव में उतर सकते हैं, परंतु मतदाता को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। अनेक प्रत्याशी चुनाव में उतर सकते हैं। प्रत्याशी समझते हैं ना बच्चों? जो खड़ा है कि हम आपके प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं, वो चाहता है, स्वयं चाहता, तो उसे हम प्रत्याशी कहते हैं। तो निर्वाचन के लिए अनेक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, परंतु मतदाता को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। जिस उम्मीदवार को निर्वाचन में सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो ये बच्चों इसकी विशेषताएं हैं। बहुमत प्रणाली की विशेषताएं अगर पूछी जाए तो यही आपको लिखना होगा। पहला, इस प्रणाली में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। दूसरा, संपूर्ण देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। तीसरा, एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि का ही निर्वाचन किया जाता है। चौथा, मतदाता को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, जबकि अनेक प्रत्याशी मैदान में हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।
ये तो थी इसकी विशेषता। अब इसकी आलोचना समझते हो बच्चों? जब किसी भी पहलू के दो रूप होते हैं, एक तो हम उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लें, दूसरा हम उसको वैसा स्वीकार न करके हम उसको उसकी आलोचना करें कि ये इसमें खामियां हैं, ये इसमें गलतियां रह गई हैं। तो बहुमत प्रणाली में भी अनेक आधारों पर आलोचना होती है। पहला, हालांकि विश्व के सर्वाधिक देशों में इसी को अपनाया गया। आज जितने भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर बहुमत प्रणाली को ही अपनाया जाता है। इसके बावजूद इसमें कुछ दोष हैं। तो क्या दोष हैं, क्या आलोचनाएं हैं? इसकी सबसे पहली आलोचना ये है कि बहुमत प्रणाली यद्यपि सिद्धांत रूप में स्वीकार की जाती है, परंतु व्यवहार में यह अल्पमत प्रणाली के नाम से पुकारी जाती है। बच्चों क्यों कहते हैं अल्पमत? मान लिया 10 लोग खड़े हुए, एक को 30% मिला, दूसरे को 28%, तीसरे को 15%, चौथे को 7%, 8% मिला के 100% हो गया। लेकिन जिसको विजयी बनाया, जिसको 30% मिले थे, वो विजय हो गया, वो जीत गया, वो उसको हमने चुन लिया। लेकिन ये सोचिए कि 30%, 100 में से 30% वोट वाला जीत जाता है और 70% वोट जिन्होंने दिए हैं वो सब हार जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये अल्पमत वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार उन सभी मतदाताओं ने जिन्होंने 70% ऐसे व्यक्तियों को मत दिया, वो जिन्होंने अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में अपना मत दिया, वो अपना मत खो बैठते। दूसरा, इस प्रणाली में केवल एक ही स्थिति उत्पन्न होती है, या तो मत 100% काम आ जाता है अथवा 100% यह व्यर्थ हो जाता है। अगर मेरे जिसको हमने वोट दिया अगर वो चुन लिया गया तो मेरा 100% मत काम आ गया। अगर हमने जिसको वोट दिया वो हार गया तो मेरा 100% मत बेकार चला गया। दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है, एक ही स्थिति है, या तो 100% मत मेरे काम आ जाते हैं या तो केवल 100% मत मेरे व्यर्थ चले जाते हैं। इस प्रणाली में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में जिस समुदाय के व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी वे अपने समुदाय के व्यक्तियों को विजय बनाएंगे, उनको सफल बनाएंगे। इसलिए अल्पसंख्यक को यहाँ पर बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रणाली द्वारा क्षेत्रीय, जातीय एवं वर्गीय भावनाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात संकीर्ण मानसिकता को, संकीर्ण राजनीति को जन्म देता है, क्योंकि ये संकीर्णता की मानसिकता पर आधारित है। लोग अपनी ही जाति, अपने ही क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं, दूसरी जाति, क्षेत्र या वर्ग को बहुत अधिक महत्व प्रदान नहीं करते। और आखिरी है, बहुमत प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन भी भली भांति नहीं होता। मैंने कहा 50,000 व्यक्ति पे हमने एक व्यक्ति मान लिया, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में जब करने जाएं तो ऐसा संभव नहीं होता। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन सरकार अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रख करके करती है। अमेरिका में इस प्रथा को जीरो मेंडरिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस प्रथा को अधिकांश देशों ने अपना लिया है। बहुमत प्रणाली के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से एक दूसरी प्रणाली सामने आई और उसको नाम दिया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हालांकि जब स्थापित की गई तो इसका उद्देश्य रखा गया था कि जो बहुमत प्रणाली है उसके दोष दूर हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो बहुमत प्रणाली अपेक्षाकृत आसान है, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों में मतदान के लिए आज भी बहुमत प्रणाली को ही अपनाया जाता। तो अब हम लोग दूसरी प्रणाली पढ़ेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, अभी हमने पढ़ा कि बहुमत प्रणाली में अल्पसंख्यकों को बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती, उनको उचित प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो उसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए
जिन उपायों को सामान्यतः प्रयोग किया जाता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राज्य में विद्यमान सभी राजनीतिक दलों का विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व करना है। प्रत्येक राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में लगभग उतना प्रतिनिधित्व अवश्य प्राप्त हो सके जितना निर्वाचकों का उसे समर्थन प्राप्त है। प्रतिनिधित्व की इस योजना को जन्म देने वाली 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज विद्वान थे। कौन थे बच्चों? थॉमस हेयर। इसलिए इसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? हेयर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि थॉमस हेयर इसके प्रणेता हैं, इसको जन्म देने वाले हैं। वर्तमान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग अनेक प्रणालियों के रूप में किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को पुनः दो भागों में या दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? उन निर्वाचन क्षेत्रों से होता है जहां एक ही समय में एक साथ 3 से 20 तक उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जा सकता है। यानी एक क्षेत्र से केवल एक ही नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का निर्वाचन किया जा सकता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से चाहे कितने भी प्रतिनिधि चुने जाने हों, परंतु प्रत्येक मतदाता को केवल एक उम्मीदवार के पक्ष में मत देने का अधिकार होता है। वह मतपत्र पर क्या करता है? अपनी पसंद लिख देता है कि ये पहली है, दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथी नंबर पे, ये अपनी पसंद 1 2 3 4 उसके सामने लिख देता है। और मतदान समाप्त हो जाने पर यह देखा जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने मत डाले गए हैं। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात हो जाने पर निश्चित मत संख्या की गणना की जाती है। निश्चित मत संख्या मतों की वह संख्या है जो उम्मीदवार को विजय घोषित करने के लिए आवश्यक होती है। निश्चित मत संख्या निकाल लेने के बाद समस्त मत पत्रों में से पहली पसंद के अनुसार मतपत्र छांट लिए जाते हैं। जिन उम्मीदवारों को निश्चित संख्या के बराबर या उससे अधिक पहली पसंद के मत प्राप्त होते हैं वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। परंतु यदि प्रथम चक्र में सभी स्थानों की पूर्ति नहीं हो पाती तो सफल उम्मीदवार के अतिरिक्त मत अन्य उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। अब दूसरी पसंद के अनुसार निर्वाचित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य क्या है बच्चों? स्पष्ट उद्देश्य यही है कि एक भी मत व्यर्थ न जाए। इस प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य यही है कि एक भी मत व्यर्थ न जाए। यह प्रणाली अत्यंत जटिल है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम देशों में होता है। भारत में केवल राज्यसभा के चुनाव में सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के रूप में किया जाता। दूसरी इसी की प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की दूसरी प्रणाली है सूची प्रणाली। इसमें सभी उम्मीदवार अपने राजनीतिक दलों के अनुसार पृथक पृथक सूचियों में रख दिए जाते हैं और प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करता है। दल, राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो ये राजनीतिक दल हैं। तो प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की सूची में एक नाम नहीं होते बल्कि कई नाम होते हैं कि ये इस पद के लिए, ये इस पद के लिए, तो पूरी सूची प्रस्तुत करता है जिसमें दिए गए नामों की संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकते। अगर एक क्षेत्र से 5 व्यक्ति चुने जाने हैं तो 5 व्यक्तियों के नाम उस क्षेत्र से लिख दिए जाएंगे। मतदाता अपने अलग अलग उम्मीदवारों को मत नहीं देते बल्कि एक दल की पूरी सूची को अपना मत प्रदान करते हैं। इसके बाद डाली गई सूची की कुल संख्या को निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से भाग दे करके निर्वाचक अंक निकाल दिया जाता। तो इस प्रकार भारत में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, अधिकांशतः इसका प्रयोग नहीं दिया जाता।
मतदाता अलग अलग उम्मीदवार को इसमें अपना मत नहीं देते, बल्कि किसी भी दल की पूरी सूची को के पक्ष में मत देते हैं। वर्तमान में इसका रूप परिवर्तन करके कुछ देशों द्वारा इस प्रणाली को अपनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण और दोष। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व्यवस्थापक मंडल यानी व्यवस्थापिका में अल्पमतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एक सरल उपाय है। इस प्रणाली के प्रमुख गुण: पहला, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व। यह प्रणाली प्रत्येक दल को उसकी शक्ति के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका लोक मत का यथार्थ प्रतिबिंब बन जाती है। बहुमत की निरंकुशता का भय नहीं रहता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत व्यवस्थापिका में साधारणतः किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाता। इस प्रकार यह प्रणाली अल्पमत दलों को बहुमत दल के अत्याचारों से सुरक्षित करके शासन में उचित रूप से भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है। राजनैतिक शिक्षा की व्यवस्था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करती है, क्योंकि मतदाताओं के लिए अपना मत देने से पहले विभिन्न उम्मीदवारों और विभिन्न दलों की नीतियों के विषय पर विचार करना आवश्यक होता है। इसमें कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता है। यह प्रणाली मताधिकार को सार्थक और व्यवहारिक बनाती है, क्योंकि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि इसमें प्रत्येक मतदाता को अपने अनेक उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवारों को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी मतदाता का कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता। उसमें किसी न किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को सहायता अवश्य मिलती है। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली निर्वाचकों को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने में सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। व्यवस्थापिका का उच्च स्तर। आनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचकगण उच्च आचरण एवं स्वतंत्र विचार वाले हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप उनके प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से चुने जाएं और व्यवस्थापिका का स्तर उच्च हो, ऐसी आशा की जाती है। और सर्वाधिक लोकतंत्रीय है, अधिक लोकतांत्रिक है। बहुत से विद्वान इस पद्धति को अधिक लोकतांत्रिक मानते हैं, क्योंकि इसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। लॉर्ड एक्टन ने तो इस पद्धति को अत्यधिक लोकतांत्रिक माना है। लेकिन इस प्रणाली के भी कुछ दोष हैं। C.F. स्ट्रॉन्ग के अनुसार इस प्रणाली को सैद्धांतिक दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु व्यवहार में इसे श्रेष्ठ नहीं मानते। उन्हीं के शब्दों में, सैद्धांतिक दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी प्रकार से श्रेष्ठ प्रतीत होती है, किंतु व्यवहार में स्थिति ऐसी नहीं है। यदि निर्वाचन का एकमात्र उद्देश्य केवल निर्वाचकों और निर्वाचन में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के बीच अनुपात की उचित व्यवस्था करना है, तो यह प्रणाली वास्तव में आदर्श प्रणाली मानी जा सकती है। परंतु व्यवस्थापिका को केवल विभिन्न दलों और वर्गों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करना, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी सुचारू रूप से पालन करना है। इस दृष्टिकोण से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विरुद्ध भी अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है, दलों की एकता नष्ट होती है। यह प्रणाली बड़े राजनीतिक दलों की एकता नष्ट कर देती है, क्योंकि संकीर्ण हितों पर आधारित अनेक क्षेत्रीय तथा स्थानीय दलों के निर्माण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। अनेक दलों और स्वार्थी गुटों का जन्म। आनुपातिक प्रतिनिधित्व अल्पमत विचारधारा को प्रोत्साहन देती है। परिणाम स्वरूप वर्ग विशेष के हितों और स्वार्थों का जन्म होता है। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वर्गहीन समाज आपस में संभव नहीं होता। परिणामतः सामाजिक जीवन की पवित्रता नष्ट होती। ये एक जटिल प्रणाली है। इसकी सफलता के लिए मतदाताओं में और उनसे भी अधिक निर्वाचन अधिकारियों में उच्च कोटि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतदाताओं को इसके नियम समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रणाली अत्यधिक जटिल है। इसमें उपचुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है। उपचुनाव में जहां केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है, इस प्रणाली का प्रयोग असंभव है,
फाइबर के अनुसार उपचुनाव में यह ज्ञात होता है कि हवा किस ओर बह रही है, किंतु इस प्रकार के उपचुनाव आनुपातिक प्रणाली में संभव नहीं है, क्योंकि इसमें हम चॉइस दे रहे हैं 1 2 3 4। अगर 1 का नहीं हुआ तो 2 का होगा, 2 का नहीं हुआ तो 3 का होगा। नेताओं के प्रभाव में वृद्धि। आनुपातिक प्रणाली में, विशेषतः सूची प्रणाली में, राजनीतिक दल और नेताओं का प्रभाव और महत्व बहुत बढ़ जाता है और साधारण सदस्यों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है। मतदाताओं और प्रतिनिधियों से संबंध नहीं होता। बहुसदस्यीय क्षेत्र होने के कारण मतदाताओं और उनके प्रतिनिधियों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र काफ़ी बड़े होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के विस्तृत हो जाने के कारण व्यय भी बढ़ जाता है। और ऐसी सरकारें कैसी होती हैं बच्चों? अस्थायी, यानी पूरा समय, यानी 5 वर्ष के लिए जब चुना जाता है तो 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाती, बल्कि जल्दी ही गिर जाती हैं। इस पद्धति में सामान्यतः संयुक्त पर सरकारें बनती हैं और ऐसी सरकारें अस्थायी होती। तो इन दोषों के कारण ही कई राजनीतिक विद्वानों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अनुपयोगी और जटिल निर्वाचन प्रणाली कहा है। लास्की के अनुसार आधुनिक राज्यों की कठिनाइयों को निर्वाचन व्यवस्था में सुधारों से दूर नहीं किया जा सकता। इन कठिनाइयों की प्रकृति मुख्यतः नैतिक है, इसलिए उनका समाधान ज्ञान विकास द्वारा ही संभव है। वास्तव में राष्ट्रीय निर्वाचकों ने आनुपातिक प्रणाली को प्रयुक्त करना एक प्रकार की अव्यवस्था को जन्म देना है। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों ने इस प्रणाली को अपनाया था, परंतु अब धीरे धीरे इसकी उपयोगिता कम हो गई है। अनेक देशों ने इसका परित्याग कर दिया है। वर्तमान में केवल ब्रिटेन और अमेरिका के केवल कुछ हिस्सों में, केवल निर्वाचित संस्थाओं में इसका प्रयोग आज किया जाता है, अन्य किसी भी क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 2 प्रणाली पढ़ी, एक बहुमत प्रणाली और दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 प्रणालीज पढ़ेंगे। इस तरह कर करके हम लोग प्रणाली अपनी पूरी कर लेंगे। 8 प्रणालियां हैं, तो शुरू की 3 या 4 ज़्यादा बड़ी हैं, उसके बाद छोटी छोटी हैं। तो आज जो 2 प्रणाली पढ़ाई है, इससे संबंधित प्रश्न। पहला, बहुमत प्रणाली के गुण बताइए। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है और क्यों। तीसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 4 गुण दोष बताइए। और लास्ट है, सूची प्रणाली से क्या तात्पर्य है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़िए और काम जरूर करते जाइए और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।